शादी की पहली रात को अपनी पत्नी का घूंघट उठाने के लिए मैं आगे बढ़ा तो वह दर्द से चिल्लाने लगी और बोली, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा तो उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। मैं तो सोचते ही रह गया और पत्नी से कहा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो वह मेरे पैरों में गिर कर बोली, मुझे सिर्फ 15 दिन का समय दे दो, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं मान गया तो वह बोली, आप कभी भी इस बच्चे का चेहरा नहीं देखेंगे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे उस बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इस बात के लिए मैं राजी हो गया और उस बच्चे को घर ले आया। मगर उस बच्चे के आने से मुझे अपने कारोबार में बहुत मुनाफा होने लगा था। मैंने सोचने लगा, जरा उस बच्चे का चेहरा तो देखूं। मगर मेरी पत्नी उसके चेहरे को हमेशा ढक कर रखती थी। एक दिन मौका पाकर यूं ही उसके चेहरे से कपड़ा हटा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह बच्चा आज मेरे छोटे भाई की शादी थी। वह बहुत ही खुश लग रहा था। मेरे दिल में भी शादी का ख्याल आया, क्यों ना मैं भी अपना घर बसा ही लूँ। मैंने अगले ही दिन माँ से बात की और बोला, माँ मेरी भी शादी करा दो, 38 साल का तो हो चुका हूँ। माँ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, मोहन तुम्हारे मन में शादी का विचार कहाँ से आया? अभी तो तेरे छोटे भाई की शादी है। अभी शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, तुरंत दूसरी शादी कैसे मुमकिन हो सकती है? मेरे चेहरे पर चिंता की लकीर साफ झलक रही थी। मैं बोला, भाई से बड़ा मैं था। रीति रिवाज के मुताबिक आप मेरी शादी पहले करती, लेकिन आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। अब मैं अपनी फिक्र ना करूं तो कौन करेंगे? माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। अब वह भी मुस्कुराकर बोली, क्यों फिक्र करता है मेरे बच्चे? तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लूँगी। मैंने सर हिला दिया तो माँ उठकर मेरे लिए एक गिलास पानी और 2 गोलियाँ ले आई थी। वह बोली, यह खा लो। मैंने चेहरा बिगाड़ते हुए बोला, माँ आप हर रोज़ मुझे यह कड़वी गोलियाँ क्यों खिलाती हो? तो माँ बोली, मोहन तुम तो यह गोलियाँ बचपन से खा रहे हो, क्योंकि तुम्हें गुर्दे की तकलीफ़ है ना। डॉक्टर ने कहा है कि जरा सी लापरवाही से बनाए इलाज बिगड़ जाएगा, फिर सोचो तुम्हारी शादी कैसे करूँगी। मैंने हंसकर वह दवाई खाई और अपने काम पर आ गया। माँ कुछ दिनों तक मेरी शादी टालते जा रही थी। मुझे तो शक हो रहा था कि माँ मेरी शादी इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि मैं बिजनेस में जो मुनाफा कमाता था वह पूरा माँ के हाथ में ही लाकर देता था। उनको यह डर होगा कि मेरी पत्नी आ जाएगी तो मेरा बेटा बदल जाएगा। मैंने माँ से कई बार शादी के बारे में कहा तो माँ मजबूर हो गई और मेरे लिए लड़की ढूंढने लगी। बहुत लड़कियां देखने के बाद माँ को अंजलि नाम की लड़की पसंद आ गई थी। माँ ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई तो मैं खुशी से उछल पड़ा। वह इतनी हसीन थी कि कोई जवाब ही नहीं। मैंने माँ को हाँ कर दी तो मेरी शादी की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। सोच कर ही दिल खुश हो जाता था। हम बारात लेकर पहुँचे तो दुल्हन बनने सजी अंजलि को मेरे साथ बिठा दिया गया था। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शादी की रस्म पूरी हो गई और फिर दुल्हन की विदाई का समय हो गया और हम घर वापस आ गए। रात को 10 बजे माँ ने सभी को घर भेज दिया और मुझे भी मेरे कमरे में भेज दिया था। मैं कमरे में गया तो अंजलि सुहागन के पल्लू में मेरे इंतजार में बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया तो वह रोती हुई बोली, पिछले 2 घंटों से मेरे पेट में बहुत ज़ोरदार दर्द हो रहा है। अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप भगवान के लिए मुझे अस्पताल लेकर चलिए। मुझे अंजलि की बड़ी दया आ गई। मैं उसे संभालते हुए बाहर लेकर आया। अस्पताल में लेकर गया तो डॉक्टर ने इमरजेंसी में डिलीवरी वार्ड में दाखिल कर दिया था। मैं देखकर हैरान हो गया कि यह सब क्या हो रहा है। 6 घंटे मैं यूं ही बैठा रहा, तभी नर्स आकर बोली, मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। यह बात मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर थी। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। नर्स मेरे तरफ देखकर बोली, आपकी पत्नी आपसे मिलना चाहती है। मैं नर्स के पीछे चल पड़ा। बेड पर अंजलि आराम से लेटी हुई थी। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई इतना बड़ा धोखा देते हुए? लेकिन तुम भी फिक्र रहो,
मैं जानता हूँ कि तुम जैसी धोखेबाज से कैसे निपटा जाता है। मैं तुम्हें अभी तलाक देकर आज़ाद कर देता हूँ। मेरी यह बात सुनकर अंजलि के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई थी। वह उठकर मेरे पास आई और मेरे कदमों में बैठकर रोने लगी और बोली, मुझे इस तरह अपनी ज़िंदगी से बेदखल मत करो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन आप मुझे इस तरह से दुत्कार देंगे तो कहाँ जाऊँगी। आप मुझे सिर्फ 15 दिन का समय दे दीजिए, तब तक मैं अपने ठिकाने का इंतजाम कर लूँगी। मोहन, अगर आज आपने मेरी इज्जत बचा ली तो क़यामत के दिन भगवान आपकी मदद करेगा। अंजलि के इन शब्दों ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैं बोला, ठीक है, 15 दिन का वक्त तुम्हें देता हूँ, इससे आगे कुछ नहीं। रोते हुए बोली, आप कभी भूल कर भी मेरे बेटे की शक्ल मत देखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे क्या मतलब पत्नी के बच्चे से जो मैं उसकी शक्ल देखता रहता। इसलिए मैंने अंजलि से एक वादा कर लिया तो वह बिल्कुल बेफिक्र हो गई। अब सबसे ज़्यादा डर मुझे अपने घर वालों के सवालों का था। घर वालों से क्या कहूँगा, शादी की पहली रात ही मेरे घर बच्चा कैसे पैदा हो गया। अंजलि शायद मेरी सोच में डूबी शक्ल देखकर समझ चुकी थी, इसलिए वह बोली, मोहन, आप घर वालों की बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए, उन सबको मैं संभाल लूँगी। अंजलि की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज दे दिया था। हम दोनों सुबह घर जाकर पहुँचे तो लिविंग रूम में मेहमानों से भरा हुआ था। सब हमें देखकर चौंक गए थे और फिक्र से मेरा हाल बुरा हो चुका था। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है मोहन, तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे। अंजलि आगे बढ़ी और बोली, आधी रात को अचानक मेरा पानी पूरी खाने का मन हो गया था। मैंने मोहन से जिद की तो वह मुझे अपने साथ ले गए। फिर हम गार्डन चले गए तो गार्डन के पिछले हिस्से में हमें नवजात शिशु की आवाज़ आने लगी। हमने जल्दी से आगे बढ़कर देखा तो यह नन्हा सा बच्चा चादर में लिपटा हुआ बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैं इसे अपने साथ घर ले आई हूँ। माँ आगे बढ़ी और उन्होंने मोहन के हाथ से बच्चे को ले लिया और बोली, मोहन, तुम जानते हो ना, ऐसे मिलने वाले बच्चे गुमनाम बाप की निशानी होते हैं। तुम इस बच्चे को अपना नाम, अपनी मोहब्बत तो दे सकोगे ना। मैंने नाम में सिर हिला दिया और बोला, मैं कुछ नहीं जानता, यह आपकी बहू का कारनामा है। इतना कहकर मैं अंदर चला गया। शादी के बाद सब मेहमान अपने अपने घर लौट गए और मैंने भी वापस काम पर जाना शुरू कर दिया। मैं क्या सोचा था और क्या हो गया। मेरी पत्नी हर वक्त अपने बच्चे में ही उलझी रहती थी और अपने बेटे का चेहरा छुपाती रहती थी। मैं परेशान रहने लगा था। अंजलि ने अपने बेटे का नाम अक्ष रखा था। माँ अक्सर मुझे समझाया करती थी, मोहन, अगर दिल बड़ा करके इस बच्चे को घर ले आए हो तो इससे दूरी मत बना के रखो। माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। मैं बिजनेसमैन था। कुछ महीनों से मेरा काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, मगर अब तो जैसे काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। मुझे लगने लगा बच्चे के आने की वजह से हुआ है। अंजलि का यह बच्चा बहुत अच्छी किस्मत वाला है। मैं पत्नी को वापस जाने को भी नहीं कहता था कि कहीं फिर मुझे धंधे में नुकसान ना पड़े। मेरा दिल कहता था मैं इसके साथ आगे की ज़िंदगी नहीं बिता सकता था, जो शादी से पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी थी। जब मैं काम से घर लौटा तो देखा कि अक्ष अपने चेहरे पर पड़े कपड़े की वजह से परेशान होता, लेकिन नहीं हटा पा रहा था। पहले तो मैंने सोचा अंजलि को बुला लेता हूँ, मगर फिर ख्याल आया ऐसे छोटे बच्चे से क्या दुश्मनी है कि उसके चेहरे से कपड़ा भी ना हटा पाऊँ। मगर फिर अंजलि की कही हुई बात आज फिर मेरे कानों में गूंजने लगी थी कि बच्चे की शक्ल नहीं देखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने सिर झटक दिया और सोचा जो होगा देखा जाएगा, और मैंने हिम्मत कर बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। यह देखकर तो मेरे कदमों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि अक्ष तो हूबहू मेरे जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे अक्ष मेरी ही फोटो कॉपी हो। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और अंजलि अंदर आ गई। वह मुझे और अक्ष को शांत बैठा देखकर हक्का बक्का रह गई थी। वह भागते हुए मेरे पास आई और बोली, आपने यह क्या कर दिया। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया और बोला, अंजलि, मुझे यह बात बता, बच्चा किसका है। तुमने मुझसे शादी से पहले कब और किससे शादी की थी, या फिर शादी के बिना ही इस बच्चे को जन्म दिया है। अंजलि बोली, मोहन, आप ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं दहाड़ कर बोला, जब मैं शादी के पहले ही रात को जन्म देने वाली बच्चे को बर्दाश्त कर सकता हूँ तो यकीन मानना मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ।
अंजलि गहरी सोच में पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि मानो फैसला नहीं कर पा रही थी कि सच बताऊं कि झूठ, और फिर हिम्मत करके बोली, आपका बच्चा है। हंस पड़ा और बोला, मुझे मालूम है तुम जैसी औरतें थोपना चाहती है, लेकिन मैं अब कोई भी बकवास नहीं सुनूंगा। मैं सब कुछ सच जानना चाहता हूँ, और याद रखो, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो पुलिस बुलवा लूँगा। अंजलि रोने लगी और बोली, मोहन, आप मुझ पर यकीन करें, यह सच में आप ही का बच्चा है। उसका झूठ सुनकर मैं दंग रह गया। अंजलि, तुम एक जीते जागते इंसान पर झूठा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? तुम यकीन करो, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मैं उसे कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। मैं सोचने लगा था कि जिस लड़की ने 9 महीने तक अपना पाप अपने माँ बाप और दूसरे लोगों से छुपा कर रखा था, वह तो सब कुछ कर सकती थी। मैं फैसले की घड़ी तक पहुंच चुका था। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं अंजलि को तलाक दे दूंगा, लेकिन उस बच्चे का शक्ल मेरे से हूबहू मिलती थी। मैंने किसी लड़की से बात भी नहीं की थी। फिर यह सब कैसे मुमकिन हो सकता है? यह भी हो सकता है कि सच में कह रही हो, मगर मैंने सोच लिया कि जैसे ही मेरे सामने अंजलि का सच आ जाएगा, मैं तो अंजलि की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था और सोने के लिए चला गया। अक्ष सारी रात रुक रुक कर रो रहा था। अंजलि गुस्से में बोली, पहले तो आपको मालूम नहीं था कि यह बेटा आपका है। जब अभी मालूम पड़ गया है तो आपसे मुझे इस तरह की बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। बच्चा सारी रात बुखार से तपता रहा, मगर आपको जरा सी भी दया उस पर नहीं आई। आप हमें अस्पताल ले चलो। मुझे बच्चे पर तरस आ गया तो मैं उन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचा। नर्स ने इलाज की। 2-3 घंटे बाद उसका बुखार उतर गया। मेरे दिल में विचार आया कि क्यों ना मैं इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करा लूं। मैंने अंजलि से छुपकर उस बच्चे का डीएनए टेस्ट भी करवा लिया था। रिपोर्ट कल मिलने वाला था। हम घर पहुंच चुके थे। अक्ष का बुखार अब रुक चुका था। वह सारा दिन आराम से खेल रहा था। मैं कल का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, और आखिरकार इंतज़ार की घड़ी खत्म हो गई और दूसरे दिन का सूरज निकल आया। सुबह 10 बजे मुझे लैब से कॉल आ गई थी, आप आकर टेस्ट की रिपोर्ट ले जाइए। धड़कते दिल के साथ लैब पहुंचा। वह रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं सच में विचार में पड़ गया था। मेरा और अक्ष का डीएनए मैच हो गया था। यह साबित हो चुका था कि वह मेरा बेटा है। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मेरे सिर में इस तरह दर्द होने लगा था कि मुझे उठना भी मुश्किल लग रहा था। जब जरा सा संभाला तो घर के लिए निकल पड़ा ताकि अंजलि से पूरी हकीकत जान सकूं। मैं जब घर पहुंचा तो माँ और अंजलि साथ में बैठकर किसी के बारे में बात कर रही थी। वह मुझे देखकर चौंक गई। मैंने वह रिपोर्ट अंजलि के मुंह पर दे मारी। मैं बोला, इस रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि अक्ष मेरा बेटा है। अब तुम ही बताओ, यह सब क्या, कैसे? मैंने तुम्हें पहली बार शादी के दिन ही देखा था। उससे पहले मैं तुम्हें जानता तक नहीं था। फिर यह सब कैसे हुआ? माँ बोली, मोहन, यह रिपोर्ट सच है, तुम ही इसके बाप हो। मैं माँ की तरफ हैरानी से देखने लगा और बोला, आप भी इसके साथ इसकी झूठ में शामिल हैं। मेरे सिर में जोर से दर्द होने लगा था। मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं चक्कर से नीचे गिर गया। जब होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था। मैं कुछ ज़्यादा ही तकलीफ में था। ऐसा लग रहा था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। कोई तेज़ तर्रार ट्रक मेरी गाड़ी से टकराया था और फिर शोर ही शोर था। मुझे अस्पताल लाया गया था। फिर मैंने दोबारा आंखें बंद की तो मेरे सामने शर्मीली सी अंजलि खड़ी थी और वह कह रही थी, मुबारक हो, मैं पेट से हूँ, आप बाप बनने वाले हैं। मैंने आंखें खोल दी थी। सामने अंजलि और माँ खड़ी थी। माँ मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी और बोली, बेटा, आज से 3 साल पहले मैंने तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से कर दी थी। तुम बहुत खुश थे क्योंकि अंजलि तुम्हारी पसंद थी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और फिर अंजलि पेट से हो गई। तुम दिन रात बच्चे के आस में बहुत खुश रहने लगे। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। फिर एक दिन फैक्ट्री से वापस आ रहे थे, तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम कोमा में चले गए थे। तुमने महीनों एक लाश की तरह गुजारे थे और फिर तुम भगवान की दुआ से ठीक होकर घर आ गए थे। लेकिन तुम्हारी याददाश्त
खो चुकी थी। तुम अंजलि को भूल चुके थे। अंजलि पेट से थी, ऐसे में उनका यहाँ रहना ठीक नहीं था, इसलिए मैं उसको कुछ दिन के लिए मायके भेज दी थी। तुम्हें हर रोज़ याददाश्त वाली और जख्म भरने वाली दवाइयाँ यह कहकर खिलाती थी कि तुम्हारे गुर्दे में तकलीफ़ होती है, हालांकि तुम तो बिल्कुल ठीक थे। तेरे भाई की शादी के बाद जब तुमने अपनी शादी की रट लगा दी तो मैं समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं तुम्हें डांटती रही और फिर सोच विचार करने के बाद गिने चुने रिश्तेदार को बुलवा कर अंजलि को मैं दोबारा दुल्हन बना के लाई। और फिर अंजलि ने मुझे वह सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखा दी थी जिसमें हमारी शादी हुई थी। मैं कोमा में रहा था और सब कुछ भगवान की मेहरबानी थी जो मैं कोमा में रहा था और सब कुछ भगवान की मेहरबानी थी जो मैं कोमा से बाहर निकला आया था और मेरी याददाश्त भी अब आने लगी थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मेरी कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।